Good evening, everyone. Welcome back to the Vidyanir classes. Starting again with the geography series. आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिस टॉपिक से रिसेंटली सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है और रिसेंटली जितने भी एसएसबी ने एग्जाम्स को कंडक्ट किया है उसमें इस टॉपिक से आपको एक दो क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं. द टॉपिक इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसलिए ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है. और इंडिया एक एग्रीकल्चरल नेशन है और इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून पे डिपेंड करता है, दैट इज सावन पे डिपेंड करता है. हम इसको इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि हमारे देश की मोर देन 50% ऑफ द वर्क फोर्स है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. मोर देन 50% हम हमारी वर्क फोर्स एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज का मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो सम हाउ एग्रीकल्चर से रिलेट करती हैं, जैसे एनिमल रियरिंग जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, सेरिकल्चर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, प्लांटेशन क्रॉप्स जिसमें हम शुगर केन, कॉफी, टी, कैश क्रॉप्स लाइक कैश्यू क्रॉप्स, इन सब की को हम एलाइड सेक्टर्स ऑफ द एग्रीकल्चर कहते हैं. 17% ऑफ हमारी कंट्री का जो जीडीपी है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है. एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है. ये एक आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है, दैट इज इन द स्टेट लिस्ट. तीन लिस्ट आपको पता होंगी, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और द एग्रीकल्चर लिस्ट. एग्री और स्टेट लिस्ट, सॉरी, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर है. हमारी कंट्री इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, दैट इज 15. ये वो जोन्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि किस एरिया में कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जियोग्राफी कैसी है वहाँ की, और वहाँ पे किस तरह की क्रॉप्स को हम कल्टीवेट कर सकते हैं. ये क्लासिफिकेशन कौन देता है? ये क्लासिफिकेशन ICAR देता है, जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च. ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम में आ सकता है कि जम्मू कश्मीर इन 15 में से किस जोन में प्रेजेंट है, दैट इज इट लाइज इन द वेस्टर्न हिमालय जोन. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आपके एग्जाम्स में कि जम्मू कश्मीर लाइज इन द वेस्टर्न हिमालय जोन. मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लीज एक बार देखिए. ये हमारी कंट्री के 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं. This is our Jammu Kashmir which lies in, this is our Jammu Kashmir जो वेस्टर्न हिमालयाज में लाई करता है. ऐसे ही आप देख सकते हैं कि देयर आर 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स. आप एक बार इस मैप को गो थ्रू कीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट आपके JKSSB के लिए जो है वो है कि जम्मू कश्मीर कौन से जोन में है, दैट इज द वेस्टर्न हिमालय जोन. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए जिससे पहले हम एग्रीकल्चर को डीप जाकर पढ़े, वो है कि लैंड होल्डिंग्स. लैंड होल्डिंग्स का मतलब होता है कि लैंड का साइज कैसा कैसा है इंडिया में. इंडिया में हम जनरली लैंड को तीन अलग अलग साइज में डिवाइड करते हैं. एक होती है स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स, सेकंड है वो है मीडियम साइज ऑफ होल्डिंग्स, एंड थर्ड है लार्ज साइज होल्डिंग्स. स्मॉल साइज लैंड होल्डिंग्स वो लैंड होल्डिंग्स होती हैं जिनका एवरेज साइज जो है वो 2 हेक्टेयर से कम होता है. और आप देख सकते हैं कि इंडिया का ऑलमोस्ट 86%, एक इंपॉर्टेंट फिगर है ये, इंडिया का ऑलमोस्ट 86% ऑफ द लैंड होल्डिंग जो है वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है. और लास्ट एक दो डिकेड्स में हमने देखा है कि इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज कि लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है हमारी कंट्री में. सेकेंड टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग जो है वो है मीडियम लैंड होल्डिंग, जिसका साइज का वैल्यू है 2 to 10 हेक्टेयर्स. और इसका अप्रोक्सीमेटली इंडिया में जो साइज परसेंटेज है दैट इज 13%, और ओवर द ईयर्स ये साइज हमारे इंडिया में कम हुआ है. और लार्ज लैंड होल्डिंग्स थर्ड टाइप है जिसका साइज मोर देन 10 हेक्टेयर्स होता है. और इंडिया में सबसे कम जो है वो लार्ज साइज के लैंड होल्डिंग्स है, जस्ट अराउंड 0.7%. अब इस लैंड होल्डिंग्स को हम कैसे मेजर करते हैं, वो हम करते हैं बाय एग्रीकल्चर सेंसस, जो हर 5 साल में फिर से वही ICAR जो मैंने आपको पीछे बताया वो कंडक्ट करवाता है. हर 5 साल में एग्रीकल्चर सेंसस होता है. और सबसे पहला एग्रीकल्चर सेंसस कब हुआ था? 1972 1971 में.
जब हमने लैंड होल्डिंग्स के बारे में पीछे अभी पढ़ा, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस स्टेट में लैंड होल्डिंग सबसे ज़्यादा है और किस किस स्टेट्स में लैंड होल्डिंग सबसे कम है। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड देखिए, इट हैज़ द हाइएस्ट लैंड होल्डिंग साइज विच इज़ अराउंड 5 हेक्टेयर्स। मतलब यहाँ पे एक किसान के पास सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग का साइज है पर फार्मर। और लोवेस्ट जो है वो केरला में है, दैट इज अराउंड 0.18 हेक्टेयर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लैंड होल्डिंग हाईएस्ट किस स्टेट में है इंडिया में और किस स्टेट में लोवेस्ट लैंड होल्डिंग है। सबसे ज्यादा लैंड होल्डर्स जिनके नाम पे जमीन है वो कौन सी स्टेट में मिलते हैं, सिंस यूपी का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है कंट्री में, तो एक ब्लाइंड गेस के साथ भी आप इसमें यूपी के को मार्क कर सकते हैं। हेंस यूपी हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लैंड होल्डर्स इन द कंट्री। एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको एसएससी काफी बार एग्जाम से पूछ चुकी हुई है कि व्हाट इज क्रॉप इंटेंसिटी, वो सीधा आपका फॉर्मूला पूछती है। क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है इसका फॉर्मूला है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया। इन दोनों टर्म्स को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसके फॉर्मूला को प्लीज याद कीजिए, आपके एग्जाम्स में कॉमनली पूछा जाता है। इट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बाय नेट सोन एरिया इनटू 100। इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी ये भी आता है, इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज नथिंग बट 136%। एक रफ आइडिया क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो होता है वो ये होता है कि आप कितना ज़्यादा अपनी लैंड को एक्सप्लॉइट करते हैं, कितना ज़्यादा उसको यूज में लाते हैं, उसको आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी से मेजर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्रीकल्चर में पूछी जा सकती हैं कि एरिएबल लैंड क्या होती है। एरिएबल लैंड वो लैंड है जिसमें दोनों नेट सोन एरिया प्लस फैलो लैंड आती है। ये दोनों टर्म्स मैंने आगे एक्सप्लेन की हैं, इसका प्लीज फॉर्मूला याद रखिएगा। नेट सोन एरिया प्लस फैलो लैंड जो है दोनों मिलके एरिएबल लैंड बनाती हैं। अब फैलो लैंड क्या होती है, फैलो लैंड वो लैंड होती है जिसको पिछले 1 से 5 साल में आपने यूज में नहीं लाया है, उसमें कोई कल्टीवेशन नहीं की है, पर अगर आप इसको कल्टीवेट करोगे तो ये एक उपजाऊ एक फर्टाइल लैंड की तरह काम करती है। तो दैट इज फैलो लैंड जिसको हमने 1 से 5 साल तक यूज में नहीं लाया है, दैट इज अ फैलो लैंड। थर्ड इंपॉर्टेंट है बैरन टर्म है बैरन लैंड। बैरन लैंड वो लैंड होती है जिसको हम बंजर कहते हैं आम भाषा में, विच इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। और एक इंपॉर्टेंट टर्म एक्सेस फर्टिलाइजर्स का यूज करने से, एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन, इन सब टर्म्स से हम अपनी लैंड को जो होता है डिग्रेड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को, और आहिस्ता आहिस्ता बैरन लैंड का जो रेशियो है कंट्री में वो इंक्रीज हो रहा है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म जो हमने यहाँ पढ़ी वो है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है, बेसिकली ये वो टोटल एरिया ऑफ अ कंट्री है जिसमें हमने एक साल में एक बार क्रॉप्स को ग्रो किया है, चाहे वो क्रॉप्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ऑर्चिड्स हैं। जब हम इसको एक टाइम कैलकुलेट करते हैं तो इट गिव्स द नेट सोन एरिया। ये वो टोटल एरिया है हमारी कंट्री का जो क्रॉप्स और ऑर्चिड से घिरा होता है, और हम इसको सिर्फ एक साल में एक बार कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने सपोज समर्स में यहाँ राइस को कल्टीवेट किया है तो हम सिर्फ उसी साल के एरिया को उसी सीजन के एरिया को कैलकुलेट करेंगे। हम विंटर में उसमें क्या कल्टीवेट कर रहे हैं वो हम नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है जब हम उसी सोन एरिया को मोर देन 2 टाइम, 1 और मोर देन 1 टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मिलता है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में हमारा नेट सोन एरिया भी इंक्लूड होता है। तो आपको अगर कभी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर, नेट सोन एरिया या ग्रॉस सोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, तो आप इजीली लिख सकते हैं कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, क्योंकि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का ही कंपोनेंट जो है वो नेट सोन एरिया है। सो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपने पीछे पढ़ लिया था कि जब हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को नेट सोन एरिया से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी मिल जाती है, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक
कंट्री या एक एरिया की लैंड को हमने कितना यूज में या कितना एक्सप्लॉइट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपको 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज। और इंपॉर्टेंट टर्म्स को वंस और मोर प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इस साल भी आपका अभी रिसेंटली जो FAA का एग्जाम SSB ने कंडक्ट किया है उसमें सीधा सीधा एक क्वेश्चन इसी चार्ट में से आ गया था कि उन्होंने आपको राबी क्रॉप्स के बारे में पूछा था। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्रॉप्स। इनको हम 3 अलग अलग सीजन्स में 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली जो है वो है खारिफ क्रॉप्स, सेकंड जो है वो है राबी क्रॉप्स, एंड थर्ड जो है वो है जैद क्रॉप्स। अब खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम जून या जुलाई के मंथ में सो करते हैं और अक्टूबर नवंबर में उनको हम हार्वेस्ट कर देते हैं। बेसिकली ये उस टाइम की क्रॉप्स हैं जब इंडिया में मानसून आया हुआ होता है, इसलिए हम इनको मानसूनल क्रॉप्स भी बोलते हैं। इस टाइम पे हमारी कंट्री में समर्स चल रही होती हैं, तो कॉमनली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उस टाइम कैसा सीजन होता है, क्या वहाँ विंटर्स हैं, क्या समर्स हैं। आपको इसका एक क्रूड आइडिया होना चाहिए। इस बार के क्वेश्चन में पूछा गया था कि राबी क्रॉप्स के फीचर्स क्या होते हैं। सिंस ये अक्टूबर और नवंबर के मंथ में सो की जाती हैं, तो ये विंटर क्रॉप्स होती हैं, इसलिए इनको हम विंटर सीजन की क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है जायद क्रॉप्स। जब राबी क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट करते हैं, जब की कटाई हो जाती है, जो कुछ 2 महीने का गैप पीरियड आता है, उसमें हम जैद क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। इनको हम मार्च अप्रैल के महीने में सो करते हैं और 1-2 महीने में हम इनको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। एक बार यहाँ देखिएगा, ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सिर्फ एक क्रॉप का नाम दिया होगा और पूछा जाएगा कि पहचानिए कि ये किस तरह में आती है। आपने देखा होगा कि राइस को हम समर्स में पानी से भरे हुए खेतों में यूज करते हैं। मेज इज ऑल्सो अ खारिफ क्रॉप, ज्वार खारिफ क्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉटन कौन सी तरह की क्रॉप है, क्योंकि इंडिया का काफी ज्यादा ट्रेड जो है कॉटन में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉटन इज अ खारिफ क्रॉप। बाजरा ये भी खारिफ क्रॉप, सोयाबीन खारिफ क्रॉप। एक खारिफ क्रॉप और जो इंपॉर्टेंट है वो है शुगर केन, सिंस इट्स ऑल्सो अ बैकबोन ऑफ स्वीट इंडस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए कि शुगर केन इज ऑल्सो खारिफ क्रॉप। ऐसे ही राबी क्रॉप्स के भी एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। वीट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप। मस्टर्ड, क्योंकि हमारा ऑयल प्रोडक्शन होता है इसमें। और ये आपको पता होना चाहिए कि ग्राम्स, जितनी भी हमारी पल्सेस दालें होती हैं वो भी हम राबी क्रॉप्स के मतलब विंटर्स के सीजन में हम इनको कल्टीवेट करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको प्लीज याद रखिएगा कि राबी को हम विंटर्स क्रॉप कहते हैं और खारिफ को हम मॉनसूनल क्रॉप्स भी कहते हैं। ये सीधा सीधा एक टाइम पे आपको क्वेश्चन FAA में देखने को मिल गया है। आप एक बार यहाँ देखिएगा, राबी क्रॉप्स विंटर में जो होती हैं, वीट मटर विंटर्स में आते हैं, सरसों की खेती भी हम विंटर्स में करते हैं, और ग्राम्स जितने भी हमारे पल्सेस होती हैं। अब खारिफ में देखिएगा, जैसे हमारे पास राइस आ जाता है खारिफ, मूंगफली इज ऑल्सो यूज्ड इन खारिफ की क्रॉप, खारिफ क्रॉप है। सोयाबीन अगेन अ खारिफ क्रॉप, और रागी खारिफ क्रॉप। अब जैद क्रॉप्स, अब देखिए मैंने आपको कहा था वो जो 2 महीने का इंटरवल है उसमें हम जैद क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास मेलन्स होते हैं, मस्क मेलन, वाटर मेलन, ये सारे मेलन्स, जितने भी हमारे बॉटल गार्ड्स, कुकुम्बर, ये सारी जो वाटर रिच क्रॉप्स होती हैं, ये हमारी जैद क्रॉप्स होती हैं। इनको हम मार्च अप्रैल के मंथ में सो करते हैं और इनको हम 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हार्वेस्ट भी कर लेते हैं इन द मंथ ऑफ जून टू जुलाई। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, आपको SSC एक क्रॉप का नाम दे देगा, पहचाने और फीचर्स दिए हुए होंगे और बोलेगा कि पहचानिए कि ये कौन सी क्रॉप है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राइस। अब हम देखते हैं व्हाट इज राइस और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। राइस इज अ ट्रॉपिकल प्लांट जो 8 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ लैटिट्यूड, सपोज ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, 8 to 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड में हम इसको ग्रो करते हैं। इक्वेटर से जो ये 8 to 30 डिग्री का लैटिट्यूड है, हम इसके बीच में हम इसको ग्रो करते हैं राइस को। सो इट्स अ ट्रॉपिकल क्रॉप। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सिंस समर्स के मंथ में ग्रो होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इट नीड्स हीट, और मानसून का सीजन है तो एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, वो चाहिए होता है राइस को अपनी कल्टीवेशन ग्रोथ के लिए। तो आइडियली 20 से लेके
30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो राइस की कल्टीवेशन को सपोर्ट करता है। मॉनसून का सीजन है तो एक रेनफॉल हायर रेंज में 150 सेंटीमीटर, कई बार 200 सेंटीमीटर तक भी हम इसको यूज करते हैं रेनफॉल को सोइंग के टाइम पे। याद रखिएगा सोइंग के टाइम में जब हम इसको प्लांट कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट हमें क्लियर वेदर चाहिए होते हैं। एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है ये। अगर आपको लेबर इंटेंसिव वर्ड दिखता है तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा कि राइस के बारे में बात की जा रही है। और 40% ऑफ हमारी इंडिया का जो कल्टीवेशन है वो अंडर इरिगेशन है, मतलब आर्टिफिशियल मीन से हम इसको पानी को प्रोवाइड करते हैं। 40% ऑफ इंडिया का राइस कल्टीवेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इन टर्म्स में से 2-3 दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि पहचानिए ये टर्म्स किससे रिलेटेड हैं। अमन, ऊस, बोरो, पलाऊ, रत्ना, IR18, पद्मा, ये कुछ नहीं है, ये राइस कल्टीवेशन की टेक्निक्स और राइस की वैरायटीज हैं। तो ये सारी टर्म जो है वो राइस से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अमन, ओस, बोरो, पलाऊ, रत्ना, IR18, पद्मा क्या है? ये राइस के टाइप्स हैं। जैसे मैंने कहा था लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, देखिए इट नीड्स अ लॉट ऑफ लेबर, वाटर चाहिए तो मॉनसूनल क्रॉप है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का और कंज्यूमर भी सेकंड लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन होगा? दैट इज चाइना। हम सेकंड नंबर पे आते हैं इसकी प्रोडक्शन में। अब हम देखते हैं कि इंडिया में कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है और किस स्टेट का सबसे ज्यादा एरिया जो है वो राइस के अंडर आता है। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको SSB कॉमनली पूछता है कि प्रोड्यूसर पहचानिए नंबर 1 कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल इज द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ राइस। सेकंड प्रोड्यूसर जो है वो है उत्तर प्रदेश एंड थर्ड प्रोड्यूसर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज द स्टेट ऑफ पंजाब। जब एरिया वाइज बात आती है कि किस स्टेट का एरिया सबसे ज्यादा राइस की कल्टीवेशन के अंदर है, तो उस पे सबसे पहले यूपी आता है, सेकंड नंबर पे फिर वेस्ट बंगाल आता है। ये इंटरचेंज हो गई हैं ये चीजें। और थर्ड नंबर पे जो एरिया अंडर प्रोडक्शन आता है वो उड़ीसा आता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल अकेली ऐसी, वेस्ट बंगाल उसके साथ की जैसे बिहार और जो उड़ीसा की स्टेट है, इन स्टेट्स में हम राइस को एक साल में 3 बार भी कल्टीवेट कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो ईस्टर्न इंडिया है हमारे पास, उसमें हम राइस की कल्टीवेशन को मोर देन 2 टाइम्स इन अ ईयर कर सकते हैं। ईस्टर्न इंडिया में फिर से लिख लीजिए 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स हम राइस की कल्टीवेशन को करते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्रॉप जो सेकंड नंबर पे है दैट इज वीट। वीट इज अ राबी क्रॉप। राबी क्रॉप बोले तो इसकी कल्टीवेशन हम विंटर्स में करते हैं। ये एक मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड क्रॉप है। इसका मतलब ये बेसिकली उन एरियाज में ओरिजिन हुआ इसका जहां पे ग्रासलैंड ज्यादा होते थे। सिंस रशिया यूक्रेन वॉर न्यूज में है, वीट का ओरिजिन इन्हीं एरिया से देखा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि उस वार से ग्लोबली इस फूड कंपोनेंट के ट्रेड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। तो इट्स अ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड क्रॉप एंड नीड्स अ कूल क्लाइमेट फॉर इट्स कल्टीवेशन। कूल क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, सिंस विंटर क्रॉप है, कूल क्लाइमेट में इसका ग्रोथ होता है और इसको रेनफॉल बहुत कम चाहिए होता है, मॉडरेट रेनफॉल। इट नीड्स मॉडरेट रेनफॉल। यहाँ देखिएगा टेम्परेचर इसको इन कंपैरिजन टू राइस बहुत कम चाहिए, अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, एंड रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा कम चाहिए, हाफ ऑफ वट राइस नीड्स, दैट इज 50 से 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए होता है वीट को। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीट किस तरह की सॉइल में, जब मैंने आपको सॉइल्स पढ़ाई थी, मैंने आपको एक डिटेल्ड क्लासिफिकेशन दी थी हर सॉइल और उसके टाइप ऑफ क्रॉप जो ग्रो की जा सकती है उसके बारे में। तो इट ग्रोज वेल इन लोमी सॉइल्स, इंपॉर्टेंट। बेस्ट सॉइल्स इसकी कल्टीवेशन के लिए लोमी सॉइल्स हैं। और ब्लैक सॉइल्स जो हमारे MP में मिलती हैं, डेक्कन एरिया में मिलती है, महाराष्ट्र में, दे आर ऑल्सो यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वीट। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश का वीट, जब मध्य प्रदेश का गेहूं सबसे बेस्ट माना जाता है इंडिया में, तो इट इज ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल्स ऑफ द कंट्री। इंडिया जो है 13% ऑफ द वर्ल्ड का वीट प्रोडक्शन करता है। 13% ऑफ जो वीट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड है वो हमारे इंडिया से जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम वीट के बारे में पढ़ने लगे हैं वो है वीट की वैरायटीज। इंपॉर्टेंट वैरायटीज ऑफ वीट जो है वो कल्याण, सोना, सोनारा, लरमा, रोसो, हीरा। अगर आपको इनमें से कोई भी टर्म एग्जाम में दी जाती है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये सारे वीट की वैरायटीज हैं जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ग्रो की जाती हैं। अब इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वीट का?
इट इज़ अ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो 32% ऑफ हमारी कंट्री के वीट को प्रोड्यूस करता है। सेकेंड नंबर पे है द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसका हाफ अराउंड 16%। और थर्ड नंबर पे आता है पंजाब। बट जब हम एरिया की बात करते हैं तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगेन इज लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन अगेन इन यूपी। पर सेकंड नंबर पे आप देखिएगा कि पंजाब रिप्लेसिस मध्य प्रदेश। पंजाब एंड हरियाणा आर द सेकंड एंड द थर्ड नंबर स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया अंडर कल्टीवेशन। फिर से बता रहा हूँ, प्लीज वीट की वैरायटीज को मार्क कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंटली एसएसबी पूछ सकता है कि कौन सी वैरायटी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेज। अगेन ये एक स्टेपल फूड है फॉर लो इनकम फैमिलीज। ये फिर से खारिफ क्रॉप है, मतलब समर्स के सीजन में इसकी ग्रोथ होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो आपको पता होना चाहिए वो है कि कुछ स्टेट्स में ये राबी क्रॉप की तरह भी ग्रो की जाती है, दैट इज तमिलनाडु एंड बिहार। इसीलिए क्योंकि तमिलनाडु में जो रेनफॉल है वो विंटर्स के सीजन में होती है। जब आपने मानसून पढ़ा होगा तब आपको मैंने बताया था कि मानसून की एक ब्रांच इंडिया के टिप से डाइवर्ट हो जाती है, तो वो हमारी तमिलनाडु स्टेट के पैरेलली फ्लो करती है, तभी हमारे तमिलनाडु में जो रेनफॉल है वो विंटर्स में होता है इन कंपैरिजन टू समर जो बाकी इंडिया में देखने को मिलता है। तो इट्स अ राबी क्रॉप इन तमिलनाडु एंड इन द स्टेट ऑफ बिहार। हमारी कंट्री का ऑलमोस्ट 4% या 3.6% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया जो है वो मेज के अंदर आता है। ये फिर से आपसे सेम पॉइंट लिखा हुआ है कि मानसून के आने से पहले इसको हम ग्रो करने के लिए सो कर देते हैं इंडिया में, दैट इज इन द स्टेट इन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून। अब इसको रेनफॉल कितना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, आपको एग्जाम में दिया होगा रेनफॉल फीचर्स और बोलेंगे कि पहचानिए कौन सी क्रॉप है, तो आपको पहचानना होगा कि इट्स मेज। रेनफॉल इसको 50 से 100 सेंटीमीटर के लिए चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर, अगर रेनफॉल हो रही है उसके बाद क्लियर अगर वेदर आता है, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द राइपनिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ द मेज। फ्रॉस्ट इज डेंजरस टू मेज। फ्रॉस्ट हर एक क्रॉप के लिए डेंजरस है, तो आपको पता होना चाहिए। और अगर कूल एंड ड्राई सीजन है तो दैट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द मेज। टेम्परेचर वही देखिए, समर का मंथ चल रहे हैं 21 टू 27। आपको इन सबको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता है कि ये समर्स में ग्रो होती है तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा कि 20 से 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जो है वो इस क्रॉप को सपोर्ट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह की सॉइल्स में ग्रो करता है। जब मैंने आपको सॉइल्स पढ़ाई थी मैंने आपको वहाँ भी इस पर फोकस किया था, लोमी और क्लेई सॉइल्स। नहीं याद रह रहा, नो इश्यूज, ये पता होना चाहिए। ऐसी सॉइल जो पानी को रिटेन कर पाए, वो यही दो सॉइल्स करती हैं। ऐसी सॉइल जो वाटर को रिटेन कर पाए, दे आर यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मेज। अब इंडिया में एक इंपॉर्टेंट फीचर जो मेज कल्टीवेशन का है, ये आपने देखा भी होगा, हमने हमारी स्टेट में बहुत कॉमनली यूज होता है, दैट इज इंटरक्रॉपिंग। सिंस इंडिया जम्मू कश्मीर में राजमा की जो ग्रोथ है वो इंटर कल्चर से ही होती है, क्योंकि हम मेज के साथ ही पल्सिस को भी ग्रो कर देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो आपको एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स में इंटर कल्चर या इंटरक्रॉपिंग हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, दैट इज इन दी कल्टिवेशन ऑफ मेज। अब इंडिया में नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है मेज का, दैट इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेकंड इज मध्य प्रदेश, थर्ड इज तेलंगाना। जब एरिया की बात आती है किस स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ अगेन कर्नाटका, देन फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे आ जाता है महाराष्ट्र। दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ योर स्लाइड एंड आई होप आप इसको यूटिलाइज करेंगे। फॉर मोर वीडियोज ऑन एग्रीकल्चर स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी शॉर्टली कमिंग विद एग्रीकल्चर। स्टे कनेक्टेड टू द विद्यानीर क्लासेस।